हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट 2026 आगामी परीक्षा, जिसमें पर्यावरण के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण भी होते हैं। इसमें 5 सेक्शन पूछे जाते हैं। पहला बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण, दूसरा हिंदी का होता है, तीसरा सेकेंड लैंग्वेज आप जो चुनते हैं इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत का होता है, चौथा पर्यावरण का होता है और पांचवा मैथ का होता है। इस पांचों जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें 30-30 नंबर का पूछा जाता है। तो आज हम लोग पर्यावरण के क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शैवाल, यही कलर हो गया, शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे होते हैं। शैवाल पूछा है, शैवाल प्लस कवक से कौन से पौधे बनते हैं? फ्यूनेरिया, लाइकेन, मार्केंसिया, रिक्सिक्सिया। तो शैवाल और लाइकेन कवक से लाइकेन प्राप्त होता है, अब सबको पता होगा। शैवाल और कवक से लाइकेन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। अगला है पाइकस। पाइकस में परागण होता है। पाइकस में परागण किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा या चिड़ियों के द्वारा? यहाँ चिड़ियाँ होगा, चिड़ियों के द्वारा। तो कीटों में जो पाइकस में जो परागण होता है वो कीटों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला है अधिकांश कीट। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? त्वचा के द्वारा, गलफड़े के द्वारा, फेफड़े के द्वारा या ट्रेकिया प्रणाली से? कीट की बात यहाँ किया है तो पूछा है अधिकांश कीट, आधे से ज़्यादा कीट किस प्रकार से श्वास लेते हैं? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, ट्रेकिया के कारण, ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक अमूहिक जंतु है? इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अमूहिक जंतु है? इकाइनोडर्म, आर्योपांडा, एनिलिडा, प्लेटोस्थेनिस। तो ये जो जंतु वर्ग दिया गया है इसमें से अमूहिक पूछा है। अमूहिक जंतु कौन सा है? इकाइनोडर्म दिया है, आर्योपांडा दिया है, एनिलिडा दिया है और प्लेटोस्थेनिस। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सी वास्तव में सीन नहीं है? शीन नहीं है। इनमें से कौन सी वास्तव में शीन नहीं है? फुफ्फुस मछली, रजत मछली, बिल्ली मछली, कुत्ता मछली। तो इसमें से कौन सी वास्तव में सील? ये कुछ गलत लग रहा है, सील नहीं होता है, यहाँ कुछ और रहा होगा। चलिए इसका ऑप्शन लेकिन रजत मछली दिया गया है, देख लेते हैं बाद में। अगला है जलीय एवं कीटभक्षी पौधा है। जलीय एवं कीटभक्षी पौधा कौन सा है? यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ड्रोसेरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कीट जलीय पूछा है और कीटभक्षी भी पूछा है, तो डायोनिया जो है ये दोनों है।
ये जल में पाया जाता है, इसलिए जलीय है, और कीट भक्षी भी। अगला है, नारियल के रेशे किस भाग में मिलते हैं? नारियल में जो रेशा होता है वो किस भाग में मिलता है? बाह्य फल भित्ति में, अंतःफल भित्ति में, मध्य फल भित्ति में, या बीजक फल भित्ति में? तो नारियल के जो रेशे होते हैं, पहले आप देखेंगे जब हरा नारियल रहता है वो उसका कवच हरा कलर का ऐसे पूरा लपेटा रहता है, उसके बीच में रेशे निकले रहते हैं। उसके बाद उसका जो कवच होता है, ढका होता है, तब नारियल मिलता है। तो मध्य फल भित्ति में नारियल के रेशे पाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा भी, ताकि आप लोगों का स्कोर काफ़ी अच्छा हो। और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। अगला है, फैला होता है पूरा शरीर। कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भाग को बनाता है? इसमें पूछा है कौन सा ऐसा ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों में फैला हुआ होता है और शरीर के भागों को बनाता भी है, विभिन्न भागों को। तो संयोजी ऊतक दिया है, पेशीय ऊतक दिया है, तंत्रिका दिया है, एपिथेलियम ऊतक दिया है। तो इसमें होगा पेशीय ऊतक जो होता है वो शरीर में विभिन्न भागों में फैला होता है तथा विभिन्न भागों को बनाता भी है। अगला है, एक एपिथेलियमी ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारे ऐसी जुड़ी होती हैं मानी जाती हैं, मानो होगा यहाँ पे, मानो पास पास सटे हुए टाइल से लगी हों, पाया जाता है। जिसे पूछा है एपिथेलियम ऊतक जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो पहला है आमाशय के भीतर, अंडाशय के बाहरी सतह पर, गालों के भीतरी स्तर पर, फिलोपियन नलिका का भीतरी भाग। तो ये गालों के भीतरी स्तर पर पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला है, एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों को और जिसकी कोशिकाएं भित्तियों में कोनी सेलुलोजी और लिग्निन रहित स्लून है, उसे क्या कहते हैं? ऐसी कोशिकाएं जो जीवित कोशिकाओं के बढ़ने वाले अंगों या आंतरिक ऊतकों के कोशिकाओं भित्तियों के कोनी सेलुलोनिन लिग्निन रहित स्थूलन है, उसे क्या कहेंगे? तो उसको वृद्धेतक, मृदूतक, स्कूल कोड ऊतक, परिरस, तो उसे कहेंगे वृद्धेतक। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला है, अमीबा के पावान किसमें सहायता करते हैं? केवल गति देने और भोजन पकड़ने में, केवल भोजन का आभास कराने में, केवल भोजन के पकड़ने में। तो जो अमीबा के पावान किसमें मदद करते हैं? वो गति देने एवं भोजन पकड़ने दोनों में। अगला है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा कोशिका में किस रूप में जमा होती है? जो भोजन से प्राप्त ऊर्जा होती है वो कोशिका में किस प्रकार से जमा होती है? ऑक्सीजन के रूप में, वसा के रूप में, कार्बनिक यौगिक के रूप में, या नाइट्रोजन यौगिक के रूप में? तो जो भोजन से प्राप्त ऊर्जा कोशिका में नाइट्रोजन यौगिक के रूप में जमा होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी संरचना एक कोशिकीय होती है? अमीबा, पैरामीशियम, श्वेत रक्त कणिकाएं की, या ये सभी? तो इसमें पूछा है एक कोशिकीय, तो इसमें होगा श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑप्शन नंबर सी।
अगला दिया है पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता होती है क्योंकि वह कोशिका को आकार प्रदान करती हैं, कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं। और अगला दिया है विभिन्न पदार्थों के कोशिकाओं में आवागमन का नियमन करती हैं, कोशिका को गति प्रदान करती हैं। तो इसमें पूछा क्या गया है कि पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता होती है क्योंकि वे कोशिका को आकार प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला है अमर बेल निम्नलिखित से किस प्रकार का पादप है। अमर बेल स्वपोषी है, मृतजीवी है, परजीवी है, परपोषी है। तो अमर बेल आप लोग देखे होंगे अन्य पेड़ों पे जाके उग जाता है। तो अमर बेल एक प्रकार से परजीवी पादप होता है। नहीं, परजीवी नहीं होगा, मृतजीवी होगा, सॉरी। पूर्ण रूप से वो किसी पेड़ पे जाके उसी से अपना पोषण करता है। अगला है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम बताइए। अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी, गुलाब। तो कीटों को पकड़कर जो खा जाता है और अपना नाइट्रोजन की कमी भी पूरा कर लेता है और अपने भोजन को भी कर लेता है, तो वो होता है घटपर्णी पौधा, घटपर्णी, जिसको हम पीचर प्लांट भी कहते हैं। अगला है कोई मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती हैं, समानता वे पाए जाते हैं। क्षेत्र में, मरुस्थल में, महासागर में, उष्णकटिबंधीय में। तो जो शरीर पर धारियां होती हैं वो कहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन में। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। अगला है एक मुर्गी के अंडे में कोशिकाओं की संख्या होती है। एक मुर्गी का जो अंडा होता है उसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। एक से अधिक, अनिश्चित, शून्य। तो एक मुर्गी के अंडे में एक कोशिकाओं की संख्या होती है। अगला है फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश होता है। दल पुंज, बाह्य पुंज, बल, पुष्प भित्ति। तो फूल का जो चमकीला और आकर्षक अंग होता है वो बल होता है। अगला है कॉलरा होता है। कॉलरा किसके द्वारा होता है। गर्मियों में कॉलरा बहुत देखने को मिलता है। बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, कीटों द्वारा, टॉक्सिन्स द्वारा। तो कॉलरा जो होता है वो बैक्टीरिया द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, बैक्टीरिया। अगला है पौधे किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है। पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है। पत्ती में, तना में, फूल में, मूल में। तो जूट तंतु की बात किया है तो ऑप्शन नंबर सी इसमें है, तना। तना में जूट तंतु पाया जाता है। अगला है फल, फूल, बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं। क्रिप्टोगेम्स, जिम्नोस्पर्म, फर्म, एंजियोस्पर्म। तो फल, फूल, बीज धारण करने वाले पौधों को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, एंजियोस्पर्म। अगला है ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु, मौसम को स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से मकान लकड़ी के बने होते हैं। मकान ज़मीन से लगभग इतने मीटर ऊंचे होते हैं। ढालू छतें होती हैं। वर्षा भारी होती है। तो राज्य का नाम बताइए। तो आप सबको पता है ये असम है, असम है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर सीटेट में देखने को मिलते हैं। और जहाँ बांस की बात आए और ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर ऊपर की बात आए तो वो असम होगा। अगला है पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। रेखीय में, अपखंडित में,
नगरीय में, ग्रामीण में। तो पूर्वा जो है वो अपखंडित में सम्मिलित है। अधिवास। अगला है मरुस्थली में रहने वाले जंतु दिन के अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? मरुस्थल में जो जंतु रहते हैं दिन के अधिक ताप से बचने के क्या करते हैं? पानी में डूबे रहते हैं, वृक्षों के नीचे बैठते हैं, भूमि के नीचे रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो वो हैं भूमि के नीचे रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला है हमारे आस पड़ोस के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना होती है। उनकी जड़ें नहीं होती हैं, उनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है, इनकी पत्तियां चौड़ी एवं छोटी होती हैं, इनके तने ठोस एवं पतले होते हैं। तो ये उनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। हमारे आस पड़ोस तालाब में जो पौधे पाए जाते हैं उनकी संरचना पूछा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर है? दो जो थल और जल दोनों में रह ले। हाथी, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, व्हेल। तो ये होगा मगरमच्छ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी घरों के संबंध में उपयुक्त नहीं है? अस्थायी घर अस्थायी आधार पर लंबी समयावधि के लिए निर्मित होते हैं। अगला है बहुत अधिक मजबूत होते हैं, टिकाऊ व अधिक समय तक चलने वाले होते हैं, सीमेंट व लोहे के प्रयोग से बने होते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी घरों के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें क्या कह रहा है? स्थायी आधार पर लंबी समयावधि के लिए निर्मित होते हैं, तो यही गलत है। बहुत अधिक मजबूत होते हैं, सही बात है। जब हमको घर बनाते हैं हम लोग तो वो अधिक महत्वपूर्ण जैसे मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, अधिक समय तक चलने वाले होते हैं, सीमेंट व लोहों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही नहीं है, सही नहीं है। अगला है अभी फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, मानव अधिवास के अनेक रूप हैं। निम्नलिखित में से आप किस मानव अधिवास नहीं मानते हैं? किसे आप मानव अधिवास नहीं मानेंगे? तो इसमें दिया गया थोड़ा चेंज है क्वेश्चन। पूर्वा दिया है, इसमें अधिवास मानेंगे, नगर भी माना जाता है, फॉर्मेटेड माना जाता है। गलियों को हम नगर अधिवास नहीं मानेंगे। अगला है चांगपा जनजाति द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास आश्रय को क्या कहते हैं? जो चांगपा जनजाति होती है जो वो कुटिया बनाती है, अस्थायी निवास होते हैं। कभी यहाँ बना लिए अपनी बकरियों को चराते हुए, अगर यहाँ से चारा ख़त्म हो गया बकरियों का तो यहाँ बना लिए, यहाँ बना लिए, कहीं भी बना लेते हैं। वो एक प्लास्टिक का होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसके आश्रय को रेबो कहेंगे, मैगम्बो कहेंगे, रैनबो कहेंगे या सौगम्बे कहेंगे। तो जो चांगपा जनजाति होती है उनके अस्थायी निवास को हम रेबो कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित, जिसमें नक्काशी नहीं होती, उस साहू बोर्ड को क्या कहेंगे? शिकारी कहेंगे, डोंगे कहेंगे, रेबो कहेंगे, इग्लू कहेंगे। तो यहाँ शिकारी जो होती है वो बोट शिकारा होती है। डोंगे पे जो कश्मीर में चलती है, डोंगे पे कोई नक्काशी नहीं होती, नक्काशी नहीं देखने को मिलती है। अगला है घरों में बच्चे रहते हैं, सुरक्षित असुरक्षित दोनों। तो घरों में जो बच्चे रहते हैं वो सुरक्षित रहते हैं परिवार के साथ। अगला है किसी जीव का परिवेश जिसमें वह रहता है क्या कहलाता है? जहाँ पे जीव रहेगा वो क्या कहलाएगा? आवास, आश्रय, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों होगा, सी सही हो जाएगा। अगला है लद्दाख के लोग अपने घरों को निचली मंजिल
का उपयोग किस लिए करते हैं? खाना बनाने के लिए? नहीं। मेहमानों को ठहराने के लिए? नहीं। सामान और जीवों को रखने के लिए? ये बिल्कुल सही है, सी। लद्दाख के लोग अपने घरों को निचली मंजिल का उपयोग क्यों करते हैं? खाना बनाते हैं निचली मंजिल में, मेहमानों को ठहराते हैं। वो जैसे जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है ये खुद उसमें रहते हैं। खाना भी बनाते हैं, मेहमानों को ठहराते भी हैं, सामान, और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो उसमें सामान और जीवों को रखते हैं। और अगर यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया गया है सही, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सूटेबल होगा। अगर केवल ये ऑप्शन दिया गया हो, ऑप्शन नंबर सी, तो आप ऑप्शन नंबर सी को मारेंगे कि जो निचली उनकी छतें होती हैं वो उनकी दीवारें मोटी मोटी होती हैं और चूने से रंगाई पुताई होती है, उसमें हम सामान और जीवों को रखते हैं। अगला है, पर्वतारोही 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से अपना टेंट बनाते हैं ताकि उन्हें कोई देख न सके, ताकि उनको देख न ले, वे भूस्खलन से बच सके, उन्हें ठंड न लगे। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पर्वतारोही 2 तह वाली प्लास्टिक शीट क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उन्हें ठंड न लगे। अगला है, ऋतु प्रयास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन पूछा जा रहा है। पहला है, मौसम के अनुकूल स्थानांतरण ऋतु प्रवास कहलाता है। मौसम के अनुकूल स्थानांतरण ऋतु प्रवास कहलाता है। जनजातियों में आज भी ऋतु प्रवास प्रचलित है। इस प्रकार के प्रवास पर्वतीय क्षेत्रीय क्षेत्रों में रखने के लिए होते हैं। तो पहला है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, ये सभी। तो इसमें पूछा क्या गया है कि ऋतु प्रवास किस प्रकार के कथन से सत्य है? ऋतु प्रवास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला दिया है, मौसम के अनुकूल स्थानांतरण ऋतु प्रवास कहलाता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये दिया है, जनजातियों में आज भी ऋतु प्रवास प्रचलित है। जनजातियों में आज भी ऋतु प्रवास प्रचलित है, नहीं। ये दिया, इस प्रकार के प्रवास पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 1 और 3। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निवास क्षेत्र को नगर कहा जाता है। महानगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। और इसमें पूछा है, विचार करो कौन सा सही है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1, 2 दोनों सही है, न तो 1 न तो 2। तो इसमें पूछा क्या गया है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निवास क्षेत्र को नगर कहते हैं, बिल्कुल सही है। महानगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, ये भी सही है। दोनों सही है, बोथ आर राइट। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार के गांव पर्वतीय ढालों पर सटे सटे और दूर दूर बसे होते हैं। तो ढाल के अनुसार विभिन्न ऊंचाई तलों पर बने कई स्तरों से इसका निर्माण होता है। इस प्रकार के आवास परिसर हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। उपरोक्त विशेषताएं किस प्रकार की ग्रामीण वस्तुओं को प्रतिरूप को निरूपित करती हैं? ऑप्शन है, रेखीय प्रतिरूप को, अरीय त्रिज्या प्रतिरूप को, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप को, चौकोर प्रतिरूप को। तो वो सीढ़ीनुमा प्रतिकोर को निरूपित करती हैं। जब पर्वतीय क्षेत्र में हम जाएंगे तो वहाँ सीढ़ीनुमा प्रतिरूप देखने को मिलता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास एक प्रकार का है। कटिबंधीय घास का एक प्रकार है। लानोस उष्णकटिबंधीय घास का एक प्रकार है। तो यहाँ केवल 1, केवल 2, केवल 1, 2 दोनों 3। तो यहाँ समशीतोष्ण पूछा है, लानोस उष्णकटिबंधीय घास एक प्रकार का घास का प्रकार है, ये बिल्कुल सही है। सवाना ये मरुस्थल होता है। ऑप्शन नंबर 2 केवल सही है कि ये घास होती है, लानोस। इस प्रकार के क्वेश्चन पर्यावरण में पूछते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं।
इस प्रकार के वन बहुत ही घने और लंबे होते हैं। जमीन वर्षा के कारण प्रायः दलदल बनी रहती है। ये वर्ष में अलग अलग समय में पत्तियां गिराते हैं। वहीं दिन में भी अंधेरा सा बना रहता है। उपयुक्त विशेषताएं किस वन की हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की है, शीतोष्ण सदाबहार वन की है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा है कि जहाँ पे वर्षा होती रहती है उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, घने लंबे होते हैं वन, और पत्तियाँ समय समय पर गिराते हैं, अलग अलग समय पर गिराते हैं, और दिन में भी अंधेरा सा लगता है, तो वो होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। ये रहे हमारे 40 क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और ये PYQ के क्वेश्चन हैं जो EVS में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, पुरानी क्लासेस देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस भी इस चैनल पे उपलब्ध हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उन क्लासों से। तो तब के लिए बाय बाय। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलते हैं, क्लास करते रहिए, परीक्षा नज़दीक आ गई है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।